चाणक्य IAS एकेडमी के मन से मैं आनंद प्रकाश आप सबों का अभिवादन करता हूं और सबों को मेरी ओर से जोहार। तो चलिए नागपुरी क्लास की इस कड़ी में हम जो देखने जा रहे हैं, जो इसके पिछले क्लास में आप सिलेबस के बारे देख चुके थे, तो देखिएगा ये जो नागपुरी का जो सिलेबस है उसमें जो मुख्य किताब आप लोगों को जो खरीदना है, आपका ये वन क्योरा, ये पुस्तक को खरीदना होगा। और अगर ये लेना चाहते हैं नागपुरी लोक साहित्य के लिए तो आप ये लोक साहित्य भी ले सकते हैं। लेकिन ये बुक तो आपको खरीदना एकदम बहुत ज़रूरी है, आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें गद्य का सेक्शन है और पद्य का सेक्शन है जो आपके सिलेबस में है। वन क्योरा भाग 2 याद रखिएगा, भाग 2, भाग 1 नहीं, भाग 2 हर समय याद रखिएगा, भाग 2। और इसके संपादक हैं शकुंतला मिश्रा और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। तो ये बुक आपको लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा विगत सालों में जो क्वेश्चन का जो प्रारूप आया हुआ है, क्वेश्चन का जो प्रारूप दिया गया है पिछले प्रश्न पत्र में, वो आपका यही सब दिया गया है। कुल अंक आता है आपका 150 नंबर का आएगा, याद रखिएगा। और समय क्या है, 3 घंटे का है। ठीक है, नागपुरी भाषा एवं साहित्य का। देखिए अब इसमें हम लोग निर्देश देखते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग निर्देश देखते हैं। तो निर्देश क्या है, पहला देखिएगा, कुल 6 ठो का मतलब 6 है ना, 6 कुल 6 ठो सवाल कर जवाब देऊ। कहने का मतलब हुआ कुल 6 सवालों का जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 1, और देखिए और ऐसा लिखा जाता है नागपुरी में, ध्यान दीजिएगा, और 5 अनिवार्य है, 5 अनिवार्य है। ये आपका 7th JPSC में, 7 से 10 JPSC में ये क्वेश्चन दिया गया था, याद रखिएगा, 7 से 10। तो देख रहे हैं निर्देश दिया गया है। ये 7 से 10 JPSC का ये क्वेश्चन है नागपुरी का, जो आपका इसका प्रारूप आप लोग धीरे देखिए, समझिए। अब आते हैं हम लोग दूसरे में। हर एक खंड से 1 और 5 अनिवार्य सवाल कर अलावे कम से कम 1 ठो सवाल कर जवाब एक खंड से देवे जरूरी है। देखिएगा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कुल 6 ठो सवाल कर जवाब देव, प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य है, यानी कि ये एकदम अनिवार्य है, समझे। हर एक खंड से 1 और 5 अनिवार्य सवाल कर अलावा कम से कम 1 ठो सवाल कर जवाब एक खंड से देवे जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्योंकि खंड का बोल रहा है, देख रहे हैं ना, यही चीज है, 1 और 5 अनिवार्य है तो खंड का। अब देखिए हेठे का मतलब होता है नीचे, हेठे का मतलब हुआ नीचे। नीचे देल सवाल मन में से कोनो 5 ठो सवाल कर जवाब संक्षेप में लिखू।
इसका तात्पर्य यह है कि नीचे दिए हुए सवाल में से किसी 5 ठो सवाल का जवाब आपको संक्षेप में देना है। देख रहे हैं? और इसका मार्क्स क्या है? 7 × 5 35, यानी कि 5 सवाल का आपको जवाब देना है। जैसे देखिए इसमें 5 सवाल कौन कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 सवाल है, लेकिन इसमें हम लोग को आंसर कितना देना है? 5 प्रश्नों का आंसर देना है। देखिएगा, और हर एक जो क्वेश्चन जो आएगा इसमें कितना नंबर है? 7 नंबर है, याद रखिएगा 7। यहां पर स्पष्ट दिया हुआ है 5 क्वेश्चन बनाना है और सबों का मार्क्स क्या है? 7 है। तो 7 × 5 35, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग, है ना। अब देखिए यहां क्वेश्चन का प्रारूप देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखते जाइए, समझते जाइए, कुछ भी नहीं है। जो सिलेबस आप लोग को जो दिया गया है उतना सिलेबस में पढ़ना नहीं है, सिर्फ 50% ही पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छे अंकों से पास कीजिएगा। ये नागपुरी भाषा और साहित्य का ये खास समझिए, जो सिलेबस है जो दिया गया है उसमें सिर्फ 50% ही पढ़िए, 50-60% ही। हालांकि पढ़ना हम लोग को सबको ही है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 50-60 तक अगर बढ़िया से कमांड कर लिए तो बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। देखिएगा अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन का प्रारूप देख रहे हैं। अब आइए का में नागपुरी भाषा कर उद्भव कर बारे में विद्वान मनक मत या विचार के बताओ। इसका मतलब क्या हुआ? नागपुरी भाषा का उद्भव के बारे में विद्वान लोगों का मत या विचार को बताइए। देखिए नागपुरी भाषा, ये जो सा देख रहे हैं ना, सा, क्योंकि नागपुरी में ये सा सिर्फ दंत सा का प्रयोग होता है, तालव्य सा का प्रयोग नहीं होता है और पेटकटा सा का प्रयोग नहीं होता है। सिंपल शब्दों में सिर्फ दंत सा का प्रयोग होता है। ये नागपुरी की अपनी एक विशेषता है। नागपुरी भाषा के उद्भव के बारे में विद्वान लोगों का क्या मत है ना, उसके विचार को बतलाइए। ठीक है, ये उद्भव के बारे में, यानी कि नागपुरी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, तो ये सब हम बहुत बढ़िया से आपको बता देंगे। इससे क्वेश्चन आता ही है। ये क्वेश्चन अगर रिपीट भी किया तो 20 नंबर में जरूर पूछेगा। ये तो सिर्फ विद्वान लोग का विचारों को लिखना है, याद रखिएगा। नागपुरी भाषा के उद्भव के बारे में जो विद्वान जो नागपुरी भाषा पर के उद्भव के बारे में जो बतलाए हैं, उस पर विद्वान लोगों का मत को लिखना है। जैसे कि डॉक्टर बीपी केसरी का मत, डॉक्टर गिरिधारी राम गौंझू का मत, डॉक्टर कुमारी बासंती का मत। तो ये सब प्रसिद्ध विद्वान हैं नागपुरी के। तो इनका मत को सिर्फ देखिए 7 मार्क्स का है, तो बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, मुश्किल से अगर देखा जाए तो आपका 1 पेज में आ जाना चाहिए, चाहे उससे भी थोड़ा सा कम रहेगा तो भी चलेगा। चलिए अब देखिए खा में आते हैं। नागपुरी में भूतकाल कर भेद मन के उदाहरण संगे लिखो। कहने का मतलब नागपुरी में जो भूतकाल का जो प्रकार है, मन के उदाहरण के साथ लिखिए। देखिए नागपुरी में अगर जब भी बहुवचन बनाना होता है तो मन, मने, ये सब हम बताएंगे। झन, झने लगा के भी बहुवचन बनाया जाता है। जैसे हम लोग बोले आदमी, ऐसी को अगर बहुवचन बनाते हैं तो क्या बोलेंगे? आदमी मन। छौआ, जैसे कि मान लीजिए बच्चा को हम लोग नागपुरी में छौआ बोलते हैं।
इसी को अगर बहुवचन बनाना हो तो क्या बोलेंगे? छुआ मन। तो ये सब चीज हम बहुत बारीकी से बताएंगे कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है। छुआ मन, छुआ मने, छुआ झन, चाहे छुआ झने ऐसा भी बोल सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कै झन, मतलब कितना, तो आप लोग बोलिएगा दुई झन, तीन झन, है ना। तो यही सब चीज हुआ दुई झन। ये सब हम बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे कि नागपुरी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैसा बोला जाता है, और नागपुरी में 20 को एक कोरी बोला जाता है। ये हम बताएंगे। खाली अभी आप सिर्फ क्वेश्चन को देखिए, समझिए। तो नागपुरी में भूतकाल के जितने भी भेद हैं, जैसे कि वर्तमान काल आता है, भूतकाल आता है, भविष्यत काल आता है, तो ऐसे ही नागपुरी में भी आपका वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्यत काल है। तो इसके बारे में हम लोग पूरा, जब क्लास सुचारू रूप से चलने लगेगी तो आपको भूतकाल के कितने भेद हैं वो सारा चीज बता दिया जाएगा। चाहे तो पहले वर्तमान काल से शुरू करेंगे, भूतकाल, फिर भविष्यत काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यही चीज है। अब आते हैं गांव में। देखिए, हम लोग को इसमें सिर्फ 5 बनाना है, मात्र 5, याद रखिएगा, वहां दिया हुआ है, इंडिकेट किया हुआ है, सिर्फ 5 को बनाना है। अब देखिए, गा, अव्यय का के कहना, यही बोला जाता है, का के कहना। इसका मतलब हुआ अव्यय किसको कहते हैं। इसको हिंदी में अगर बोले तो अव्यय, जो हम लोग देख रहे हैं, हिंदी व्याकरण सब पढ़ते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, आप लोग भी सारा ये सब चीजों को जानते हैं। अव्यय, अव्यय किसे कहते हैं, उसी को नागपुरी में बोला जाएगा अव्यय का के कहना। सिंपल शब्दों में, अव्यय किसको कहते हैं, जिस पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अव्यय कहते हैं। तो नागपुरी में हिया, हुआ, जहां, तहां, कने, जने, ये सबको हम बता देंगे। तो देखिए, यही है अव्यय का के कहना। नागपुरी कर अव्यय मन के उदाहरण संगे लिखो। तो इसको उदाहरण के साथ हम लोग लिखेंगे और बतलाएंगे। हियाओ, हुने ना जा, हिने, हुने, तो यही सब चीज अव्यय कहलाता है। जे, ते, जब, तब, तो उसको आपको उदाहरण के साथ में बहुत बढ़िया से और बारीकी से समझा दिया जाएगा। तो चलिए, अब हम लोग देख रहे थे अव्यय का के कहना, नागपुरी कर अव्यय मन के उदाहरण संगे लिखू। कहने का मतलब नागपुरी का जो अव्यय है उसको उदाहरण के साथ लिखिए। तो ये क्वेश्चन का प्रारूप है। अब घा में आते हैं हम लोग। नागपुरी में कै किस्म कर वाक्य पावल जाएला, उदाहरण संगे लिखो। कहने का मतलब नागपुरी भाषा में कै किस्म का, कितना प्रकार का वाक्य पाया जाता है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, है ना। तो ये सबको हम उदाहरण के साथ में आपको लिखा देंगे और समझा देंगे। अब आता है अंगा। नीति, जो भी हम लोग देख रहे हैं, नीति, नीति कथन ना, उपदेश, नीति उपदेश, तो यही चीज है। नीति से जुड़ा हुआ 60 ठो नागपुरी कहावत के उकर अर्थ। देखिए, अर्थ नहीं बोलते हैं, नागपुरी में अर्थ बोला जाता है, क्योंकि ये छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर के अंचलों की ये भाषा है, पूरे छोटानागपुर प्रांत की। तो एक गांवों में वो आप जो उनके बातों में जो सहजता है, सुगमता है, और जो शहरीकृत रूप में जो हम लोग अर्थ बोलते हैं, लेकिन गांव में वो बात नहीं होती है, इसलिए अर्थ के जगह अर्थ बोलते हैं। क्योंकि हम लोग देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कर्म, ये हम लोग बोलते हैं, हिंदी साहित्य या हिंदी बोलने वाले लोग, लेकिन गांव की जो अपनी आंचलिकता है, छोटानागपुर या झारखंड की अपनी एक आंचलिकता है, तो यहाँ कर्म को क्या बोलेंगे, करम, याद रखिएगा।
उसी तरह धर्म को क्या बोलेंगे? धर्म। यही चीज है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं। हम पहले ही पिछले क्लास में बता चुके हैं कि सिर्फ रा का ही प्रयोग होता है, ये सब का प्रयोग नहीं होता है ना। ये सब ऋषि, रा, विसर्ग, ये सब का प्रयोग नहीं होता है नागपुरी में। सिर्फ और सिर्फ रा का प्रयोग होता है और संयुक्त अक्षर का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है। हाँ, कुछ कुछ हिंदी के शब्दों को अगर लिखना हो तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक नागपुरी का मानकीकरण नहीं किया गया है कि आप ऐसा ही लिखिए। लेकिन हाँ, नागपुरी विद्वान लोगों का मत है कि संयुक्त अक्षर से बचना चाहिए, तो यही चीज है। अब देखिए, अब क्या आता है? नागपुरी कर उदासी, यहां राग होना चाहिए था, राग के बारे में लिखो। तो देखिएगा, नागपुरी भाषा साहित्य या नागपुरी लोकगीत में राग रागिनी है, डमकच, उदासी, है ना, पावस, झूमेर, खेमटा, झुमटा। तो यही नागपुरी का उदासी राग के बारे में लिखना है, लिखू। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, लिखू। नागपुरी का उदासी राग के बारे लिखें, तो उसी को बोला जाएगा लिखू। तो ये सब हम राग रागिनी, जो झारखंड में और झारखंड के लोकगीतों का एक प्रचलन है ना। तो और लोकगीत में कई तरह के राग रागिनी आते हैं, जो अभी आप लोगों को बतलाए। उसमें क्या है? उदासी। तो उदासी जो राग है ना, ये जेठ का मौसम में गाया जाता है, गर्मी का मौसम में। जेठ, बरखा, पावस, यही जेठ या गर्मी को नागपुरी में, चाहे जो अपना जो हम लोग का हिंदी का जो लैंग्वेज है, जो अपनी भाषा है, उसके अनुसार गर्मी तो गर्मी है ही है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं नागपुरी में? जेठ, आषाढ़, सावन, तो कुंवर, कार्तिक, अघन, ये सब का नाम सुने हैं ना। तो वही है जेठ। गर्मी ऋतु में उदासी राग गाने की परंपरा है, क्योंकि मन पूरा उदास रहता है उस समय, क्योंकि चारों तरफ गर्मी से लोग बहुत ही व्याकुल रहते हैं, गर्मी से लोगों में बहुत ही हाहाकार लगता है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये बातें कही गई हैं और उसी के समय में ये उदासी राग गाया जाता है। चलिए, तो इसमें आप देख लिए, इसमें कितना बनाना था? सिर्फ 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 7 नंबर का है, और इतना मान के चलिए कि अगर आप बढ़िया से लिख रहे हैं तो इतना श्योर है कि 7 में कम से कम 5 नंबर तो आपको कोई काट नहीं सकता है, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नागपुरी गीत कविता में आधुनिकता कर कारक तत्व मन के उजागर करो, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नागपुरी के गीत कविता में आधुनिकता का कारक और तत्व मन के उजागर करूं। कहने का मतलब कि नागपुरी गीत कविता में जो आधुनिकता का समावेश आया हुआ है, जो शिष्ट साहित्य की बात कर रहा है, ये है ना। एक होता है लोक साहित्य और एक होता है शिष्ट साहित्य, याद रखिएगा, शिष्ट साहित्य। तो यही शिष्ट जो साहित्य है, नागपुरी में साहित्य नहीं होता है, साहित्य सिर्फ होता है, साहित्य नहीं। तो शिष्ट साहित्य में जो आधुनिकता के कलेवर में बुना जाता है, गढ़ा जाता है, याद रखिएगा। आधुनिक जो कविकार हैं, गीतकार हैं, तो उसका जो कारक है, रंग, राग, आपका जो भी, जैसे कि मान लीजिए नागपुरी गीत कविता, इसमें गीतों के बारे बातें हो रही हैं और कविता के बारे बातें हो रही हैं। तो इसमें जैसे कि हम लोग अगर शिष्ट साहित्य है ना, गीत कविता, आधुनिकता की हम बात करते हैं, आधुनिक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, तो इसमें राग, छंद, अलंकार और जितने भी अभी आधुनिकता के समय में शिष्ट साहित्य के अंतर्गत जितने भी भाषाई तत्व हैं, उनका इसमें समावेश आपको मिलता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो भी गीत कविता के, जो काव्य के जो विवेचन है, उनका सारा समावेश इसमें मिलता है नागपुरी गीत कविता में, याद रखिएगा। इसमें छंद आएगा, अलंकार आएगा, रस आएगा,
कौन सा शब्द शक्ति है। 3 तरह का शब्द शक्ति होता है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति। तो यही सब के बारे में आपको बढ़िया से बता दिया जाएगा, लिखा दिया जाएगा, क्योंकि लोकगीत और आधुनिक गीत में अंतर होता है। हम पहले ही बता चुके थे, लोकगीत रचल नी जायला, ये बदरी नियर गरजेला और घास नियर उगेला, लेकिन जे आधुनिक कविता है से के रचल जायला, से के लिखल जायला, है नी। तो इके कटी रौरे मन कटी ध्यान देबा कि अगर आधुनिकता कर बात हुई तो इकर लेखक जरूर हुए, और उकर गीत और कविता में जे आधुनिक भावबोधा है, आधुनिक जे विषय वस्तुआ है, सेकर समावेश होवेला। तो याद रखिएगा। अब आते हैं नागपुरी में मौखिक परंपरा से आवल बाल गीत मनक बारे में लिखू। नागपुरी में मौखिक परंपरा से आवल बाल गीत मनक बारे में लिखू। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ हिंदी में कि नागपुरी भाषा साहित्य या नागपुरी में मौखिक परंपरा का मतलब होता है मुंह जुबानी, है ना, मुंह जुबानी। मौखिक परंपरा से आया हुआ जो बाल गीत है उसके बारे में लिखे। कहने का नागपुरी के अंचलों में जो छोटे छोटे बालक जो होते हैं, छोटे छोटे, जैसे कि हम लोग नागपुरी में क्या बोलेंगे, बच्चों को छुआ मन, तो नागपुरी कर अंचल में हमार छोटा नागपुर कर और झारखंड प्रदेश कर खास कर दक्षिण छोटा नागपुर में जे छुआ मन रहे ना, जे अपन खेल बेरा, है ना, खेल के चाहे कोनो भी हिने हुने जे गीत मन के गायना छुआ बेरा, अपन एकदम छोटे बेरा कर जे गीत मना है, खेले के बेरा, कूदे के बेरा, वहे गीत मन के यहाँ पर क्वेश्चन देवल जाला है कि वह गीत मन के रौरे मन लिखू। तो छोट बेरा छुआ मन कैसन गीत गायना, तो वह मन के लिखे का है। बहुत सारा गीत मना है, लेकिन 3-4 ठो गीत के खाली आप लोग लिख दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, वो हम बता देंगे। जैसे कि हम लोग गीत गाते हैं छुआ के समय में, है ना, हम लोग का अपना जब हम लोग खेलते कूदते थे, जब बहुत बालपन की अवस्था थी, जिसको हम लोग छुआ बोलते हैं यहाँ पर, तो उस समय हम लोग गीत गाते थे, माँ गेलक बाजार लाइन दे पो, खाए देबे ठेपो, कहते थे। तो यही सब चीज है। और पानी झम झम महुआ लट्ठा खाए हम, हैं, और पानी झम झम जोर जोर से हम महुआ लट्ठा खाएंगे। तो ये सब बच्चों का गाना है। तो ये सब चीज आप लोग को 3-4 गाना लिखा देंगे, बस उस 3-4 गाने को लिख देना है और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करते हुए बता देना है ना। ये सब देखिएगा 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये सब याद रखिएगा, ये सब 20 नंबर का है। तो इसको थोड़ा सा विस्तृत तौर पे लिखना होगा। इसमें आधुनिकता के कारक को बढ़िया से समझते हुए, उसको बढ़िया से एक्सप्लेन करते हुए आप लोग को बता देंगे, समझा देंगे, और यही है। तो नागपुरी में मौखिक परंपरा आवल बाल गीत, जो मौखिक मुँह जुबानी, जो बच्चे लोग अपने बचपन की अवस्था में जो गीत गाते हैं, खेलते कूदते, है ना, जैसे कि हमारे गांव में छोटा नागपुर के अंचलों में जब देखिएगा पानी आएगा, और पानी झम झम महुआ लट्ठा खाए हम, उसी तरह और एक बहुत सारा गीत सब भी है ना। तो उस सबको थोड़ा सा देखना पड़ता है बचपन के समय में जो गाना है नहीं। तो यही सब चीज़ है। तो उस सब के बारे में आपको विस्तृत तौर पे बता दिया जाएगा। अब चौथा आता है नागपुरी कहानी कर उद्भव और विकास के सिलसिलेवार ढंग से लिखो। देख रहे हैं, तो इसमें क्या बोल रहा है कि नागपुरी कहानी का जो उद्भव और विकास, नागपुरी कहानी का उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ, उसके बारे बढ़िया से सिलसिलेवार ढंग से लिखना है। तो नागपुरी में भी एकदम स्पष्ट है, नागपुरी कहानी का उद्भव और विकास के सिलसिलेवार ढंग से लिखो। बस यही बातें हैं, यही बातों को बोला जा रहा है। तो देखिए ये खंड का हुआ, अब इसमें क्या आया था इसको देखिएगा, क्या क्या इसमें मुख्य बातें कही गई थी। देखिए देखिए देख रहे हैं ना, इसमें क्या दिया है, कुल 6 सवाल कर जवाब देना है और प्रश्न संख्या 1 देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 1
और 5 अनिवार्य है ना। हर एक खंड से 1 और 5 अनिवार्य सवाल कर अलावे कम से कम 1 ठो सवाल कर जवाब देना जरूर है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। खंड खा देखिएगा, देखिए अब खंड खा में आते हैं। देखिए हेठे दियल सवाल मन से कोनो 5 सवाल कर जवाब संक्षेप में लिखू। ठीक है, ठीक है, देख रहे हैं ना। हेठे देवल सवाल में से कोनो 5 सवाल का जवाब संक्षेप में लिखो। ये खंड एकदम इंपॉर्टेंट है। ये खंड जैसे शुरुआत वाला जो खंड था उसी तरह ये खंड भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है। 7 नंबर का है, 5 क्वेश्चन बनाना है ना, और 35 नंबर का है, याद रखिए। यानी एक क्वेश्चन 7 नंबर का है। 7 नागपुरी कवि घासीराम कर कीर्ति मनाट है ना, उसका कृति लोक जो उसका रचना है। नागपुरी कवि घासीराम कर कीर्ति मनाट, यही कृति को ऐसा लिखा जाता है। कीर्ति मनाट चर्चा अपन शब्द में करूं। मतलब नागपुरी कवि घासीराम, ये आपका देखिएगा बहुत लेखक सब भी हैं, उसमें घासीराम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। घासीराम को नागपुरी का विद्यापति भी बोला जाता है। ये जैसे जैसे हम बताएंगे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। घासीराम कर कृति मनक चर्चा अपन शब्द में करो। चलिए अब खा में आते हैं। कवि हनुमान सिंह कर कोनो एक ठो गीत, ये बहुत सारे गीत लिखे हैं, तो इसमें कोई एक ठो गीत कर आस लिखो। मतलब एक ठो गीत को लिख देना है 2-4 लाइन का, और उसका आशय लिख देना है बस। आस लिखो का मतलब उसका आशय, उसका मतलब क्या होता है, बस वही है। फिर आइए शारदा प्रसाद शर्मा, ये लोग नागपुरी के, मतलब समझिए कि ये लोग लेखक हैं, कवि भी हैं, कहानीकार भी हैं। तो ये सब चीज है। जैसे शारदा प्रसाद शर्मा कर कोनो एक ठो कृति, यही कृति या रचना, बस उसी को ही कृति कर बारे में चर्चा करो। देख रहे हैं ना चर्चा कैसा, यहां पर चर्चा हम लोग ऐसा लिखते हैं, चर्चा, लेकिन देख ये है चर्चा, नागपुरी में ऐसा ही लिखा जाता है चर्चा। अब घा में आइए। कृष्ण प्रसाद साहू कलाधर या, देखिए या को नागपुरी में या लिखा जाता है, यही ध्यान दीजिएगा। यही सब चीज आपको अंक देगा। आप जितना ठेठ लिखिएगा उतना मार्क्स आपको बहुत बढ़िया से मिलेगा। तो यहां पर है कृष्ण प्रसाद साहू कलाधर, ये इनका उपनाम है कलाधर। कृष्ण प्रसाद साहू इनका कलाधर, या मधु मंसूरी हंसमुख है ना, इनका हंसमुख उपनाम है। तो मधु मंसूरी देख रहे हैं, इन जिनको अभी पद्मश्री मिला है, तो यही मधु मंसूरी हंसमुख कर कोनो एक ठो गीत कर भाव के लिखू। कोई एक ठो गीत, आपको बहुत सारा गीत है जो आपका 1 केवरा भाग 2 में है, उसका कोई गीत को आप लिख लीजिएगा। कविता है, गीत है, उसको लिख के, खासकर मधु मंसूरी हंसमुख थे, ये गीतकार थे, तो उनका गीत आपका सिलेबस में दिया गया है। वो गीत थोड़ा सा लिख लीजिएगा, मतलब या 4 लाइन में बस, उसके और उसका आपको संप्रसंग व्याख्या कर देना है बस। अब चलिए अंगा में आते हैं। नागपुरी गीत मन में बंगला कर प्रभाव कर बारे में लिखो। नागपुरी गीत मन में बंगला कर प्रभाव, नागपुरी गीत में जो बंगला भाषा है उसका क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे लिखना है। चलिए अब देख रहे हैं। सरहुल पर्व कर महात्म के उजागर करूं। मतलब सरहुल पर्व कब मनाया जाता है, इसका महात्म क्या है, इसकी महत्ता क्या है, तो महत्ता को ही महात्म बोलते हैं, है ना। तो यही सब चीज है, कब मनाया जाता है। जैसे करम भादो एकादशी को, वैसे सरहुल चैत महीना में मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है उस बारे थोड़ा सा लिख देना है ना। एक पैराग्राफ
से थोड़ा सा ज़्यादा लिख भी दीजिएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 1 पेज हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7 नंबर का है बस। अब देखिएगा 6 में हेठे देल, हेठे का मतलब होता है नीचे, नीचे देल गद्यांश, गद्यांश का मतलब होता है गद का अंश। एक होता है पद्यांश, पद्यांश का मतलब पद का अंश। तो यहां क्या बोल रहा है, हेठे देल गद्यांश कर नागपुरी में अनुवाद करो। नागपुरी में इसको लिखना है बस, ये बहुत ही इजी होता है। गद्य का अंश, गद्य का अंश देख रहे हैं, हम पहले ही बोल चुके हैं कि तालव्य सा और इस सा का प्रयोग, पेटकटा सा का प्रयोग नहीं होता है नागपुरी में। तो गद कर अंश। तो यहां देखिए, आरंभ में नागपुरी साहित्य लोकगीतों एवं कथा कहावतों के रूप में रहा होगा। इसको नागपुरी में अनुवाद करना है। आरंभ में नागपुरी साहित्य लोकगीतों एवं कथा कहावतों के रूप में रहा होगा, क्योंकि भाषा साहित्य के विकास का यह अनिवार्य चरण है। इसकी मधुर धारा आज भी तरल तरंगित है। यही स्वच्छंद धारा काल कर्म से काव्य गुण मंडित होकर शिष्ट साहित्य के धरातल पर उतरी होगी। फिर नागपुरी साहित्य को इस धरातल पर लाने का अधिकांश श्रेय भक्ति चेतना को रहा होगा। प्राप्त साहित्य से ऐसा ही प्रतीत होता है, जो भी हो, किंतु इस धरातल पर आकर नागपुरी तीर्थ रूप हो गई। ठीक है, तो इसको नागपुरी में लिख देना है बस, और कुछ भी नहीं। ये 7 नंबर का आपको बता रहे हैं, 5 क्वेश्चन हल करना है, उसमें इसको नागपुरी में लिख देना है बस। आरंभ में, शुरुआत में नागपुरी साहित्य, साहित्य मत लिखिएगा, आपको पहले ही बता दिए, सब हम प्रैक्टिस करा देंगे आपको। लोकगीत और एवं है ना, और ऐसा लिखा जाता है, इत्यादि, चाहे आदि आदि को नागपुरी में और मन लिखा जाता है, और मान याद रख, इत्यादि को। उसी तरह या को नागपुरी में या लिखा जाता है, या को। तो ये सब चीज हम आपको बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे और प्रैक्टिस भी कराएंगे, किसी तरह की दिक्कत की बात नहीं होगी। क्योंकि को बोलेंगे काले, काले की भाषा साहित्य कर विकास कर, ये अनिवार्य चरण है नागपुरी में। ऐसा हा या है लिखते हैं, है या आहे, ये सब बताएंगे। इसकी या इकर, मधुर धारा, आइज भी, चाहे भी और ही का प्रयोग नागपुरी में उतना नहीं होता है, याद रखिएगा। तो ये सब चीज हम बताते जाएंगे एकदम विस्तृत तौर पे। तो यहां पर हम बोलेंगे नागपुरी साहित्य को इस धरातल पर लाने का अधिकांश श्रेय भक्ति चेतना को रहा होगा। तो ये सब चीज हम बहुत बढ़िया से आप लोग को समझा देंगे। साहित्य के धरातल पर लाने कर अधिकांश श्रेय भक्ति चेतना के रही होवी, भक्ति चेतना के रही होवी, रही, ये सब हम सब आपको प्रैक्टिस। होवी, होगा को बोलते हैं होवी। जब आप 1 केवरा भाग 2 का गद्य पद पढ़िएगा ना, तो आपको कहीं तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे इसको पढ़ा जाता है, कैसे इसको बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी भले आपको क्लिष्ट लग रहा हो, कठिन लग रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नागपुरी कवि कंचन कर काव्य सुंदरी के आपन शब्द में लिखो। देखिए, यही शब्द को ही शब्द बोला जाता है। शब्द में लिखो मतलब नागपुरी कवि जो कंचन है, उनका जो काव्य की अस्वस्थ है, काव्य की जो सुंदरता है, काव्य के विषय में अपने शब्द में लिखना है। तो ये कितना आ जाएगा, 20 नंबर का। और बढ़िया से लिखिएगा तो एकदम 15 नंबर कोई आपको रोक नहीं सकता है, याद रखिएगा। उसी तरह देखिए, डॉक्टर बीपी केसरीकर रचना मना एगो सूची बनाए के कोनो एक ठो नागपुरी रचना
नागपुरी रचना यानी कीर्ति कर समीक्षा करो। कहने का मतलब हुआ डॉक्टर बीपी केसरी का रचनात्मक एक सूची बना के किसी एक नागपुरी कृति का या उनकी रचना का समीक्षा कीजिए। उसका मतलब यही हुआ डॉक्टर बीपी केसरी का रचना मनक एगो सूची बनाए के कोनो एक ठो नागपुरी रचना कर समीक्षा करो। चलिए अब 8वां आता है लास्ट, सहिया प्रथा। इया, देखिए यही या है, उसी को इया बोलते हैं नागपुरी में, सहिया प्रथा। क्योंकि हमारे नागपुरी कल्चर में क्या है, एक सहिया जोड़ने की परंपरा रही है, सहिया माए बाप। तो ये सब हम बताएंगे कि सहिया माए बाप किसको कहते हैं। सहिया, जैसे कि मान लीजिए अगर हमको जैसे कि सहिया जुड़ाना है, या तो मेरे माता पिता अगर किसी से सहिया जुड़ाए होंगे, तो देखिए जो सहिया माँ बाप होते हैं उनका भी उतना ही बाल बच्चा होना चाहिए जितने मेरे मतलब कि माँ पिताजी का होता है ना। और आपस में बहुत ही मधुरता वाला संबंध होता है, जीवन के सुख में दुख में। यही सहिया माँ बाप लोग यानी कि माँ पिताजी लोग, सहिया बहन, सहिया भाई, ये लोग जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे सुख की घड़ी आए चाहे दुख की घड़ी आए, दोनों परिवार आपस में मिलजुल के खुशी के समय या दुख के समय एक दूसरे के सहभागी सदस्य बनते हैं और जीवन की रूपरेखा में निरंतर आगे बढ़ते हैं और दोनों परिवारों में बहुत ही मधुर संबंध होता है। चलिए ये हो गया सहिया प्रथा। अब आता है झारखंड कर जलप्रपात या घाघ ऊपरे एगो सुंदर निबंध लिखो। यानी झारखंड का जो जितने भी जलप्रपात हैं उसके बारे एक अच्छा सा निबंध लिख दीजिएगा नागपुरी में, 20 नंबर आ जाएगा। जैसे रांची में चले जाइए तो क्या है, आसपास बहुत सारा चीज है, हिरनी जोन्हा सब भरा हुआ है, पंचघाट, ये आसपास जितने भी यहाँ जलप्रपात हैं झारखंड में पाए जाते हैं, है ना, बूढ़ा घाट, जो भी है, आप झारखंड में जितने भी जलप्रपात हैं उनके बारे आप एक छोटा सा निबंध लिख दीजिए बस। ये तो यहाँ क्या बोल रहा है, सहिया प्रथा या झारखंड कर जलप्रपात के ऊपर में एक सुंदर निबंध लिखो। निबंध लिखिए, निबंध लिखना है बस, निबंध को बढ़िया से लिख देना है, यही चीज है। चलिए तो ये था आपका 7 से 10 जेपीएससी का क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है, एकदम कितना इजी है, आराम से इसमें जानते हैं 120, 112, 15 और इवन 125 तक आप आराम से और आसानी से नंबर ला सकते हैं। ये बहुत ही समझिए कि अंकदायी पत्र है और पढ़ने में भी बहुत मजा आता है, क्योंकि अपनी भाषा अपनी संस्कृति को समझने में जो अनुभूति प्राप्त होती है वो, और अपना कल्चर जानने का, तो नागपुरी भाषा साहित्य एकदम उसी के अनुरूप आपको नजर और या कहें प्रतीत होता है। तो ये बहुत ही अंकदायी विषय है। आप लोग जैसे जैसे पढ़िएगा समझते जाइएगा, आप लोगों में बहुत ही इंटरेस्ट आता जाएगा। यही चीज़ है, चाहे नागपुरी का लोकगीत हो, चाहे आपका नागपुरी का आधुनिक कविता गीत सब हो, इसमें बहुत ही मधुरता और बहुत ही जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराया गया है, बस यही है। तो इसमें हम लोग देख लिए 7 जेपीएससी का सारा प्रारूप क्या था नहीं था। अब फिर से आप लोग को एक बार समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ना, निर्देश दिया गया है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा उस निर्देश में क्या है, बस इसको खाली समझिए और आप लोग को पूरा प्रैक्टिस कराया जाएगा। पूरा क्वेश्चन आंसर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। पहला देख लीजिए, यहीं पर थोड़ा समझने वाली बात है। कुल 6 ठो सवाल कर जवाब देना है, याद रखिएगा, सिर्फ 6 ठो, ठीक है। तो 6 ठो का मतलब क्या हुआ, एक तो आपको ये अनिवार्य है, 1 और 5 आपको एकदम अनिवार्य है, तो 2 हो गया। अब हम लोग को 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। ये तो एकदम मस्ट है, खंड का ये एकदम जरूरी है। अब हम लोग 2 तो कर ही लिए खंड, एक खंड का और खंड खा का जो पहला क्वेश्चन का जो ऐसा ही दिया हुआ है उसको तो करना ही है। तो आप क्या कीजिएगा,
अब देखिए, अब हम लोग को 4 क्वेश्चन खाली बचा हुआ है। तो अगर आप लोग को 3 में 2 इजी लग रहा है तो ये दोनों को कर दिए, ये दोनों को बना दिए, इसको छोड़ दिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो जरूरी है ना, खंड खा का ये एकदम जरूरी है, इसको तो आपको एकदम करना ही करना है, ठीक है, एकदम करना ही है। इसमें हेठे देल सवाल मन से कोनो 5 सवाल कर जवाब संक्षेप में लिखूं, 5 सवाल का आपको जवाब देना ही देना है, एकदम मस्ट है, जरूरी है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वहां 2 कर लिए थे, अब यहां इस तीनों में 2 कर लिए। चलिए हम इसको, या तो हम इसको किए या इसको किए, बीच को छोड़ दिए, बस हो गया, सिंपल। चाहे आप ये 3 को भी बना सकते हैं, 3 अगर आप इजी लग रहा है 3 बना दिए और उधर ऊपर वाले खंड से 1 क्वेश्चन कीजिए, बस 6 क्वेश्चन तो बनाना ही है। तो यही था नागपुरी का जो 7 से लेके 10 तक जो जेपीएससी अभी हाल फिलहाल जो आपका इससे पहले जो जेपीएससी हुआ है उसका क्वेश्चन का नागपुरी भाषा साहित्य का जो क्वेश्चन का प्रारूप था वो यही था। बस बहुत ही इजी है, सिलेबस आपको बहुत ज़्यादा लंबा बुझाएगा, लेकिन आपको बता रहे हैं 50-60% ही पढ़ना है बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस यही चीज़ है। तो अगले क्लास में हम 6ठा जेपीएससी का जो क्वेश्चन आया है उसके बारे में बता देंगे। चलिए सबको नमस्कार।